प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पुनः आपका एक बार गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन। कल हम सभी लोगों ने औद्योगिकरण के भारत में नीतियों के विकास तक की बात पूरी कर ली थी कि 90 के दशक तक आते आते वो कौन सी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि भारत में उद्योगों के लिए अलग फिर से एक नीति की जरूरत पड़ी। वहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। आज ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः हम अगली इस कड़ी को जारी रखते हुए हम अपनी बात को यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब नई जो औद्योगिक नीति जो 90-91 में बनी, उसके फीचर्स क्या थे? तो पहले फीचर्स क्या था कि औद्योगिक परिस्थिति को या औद्योगिक स्थिति को स्टेबलाइज किया जाए। जो एक स्थिति हैजर्ड हो गई थी, वो ये पहली जरूरी ये बेस चीज थी कि उसको पहले स्टेबलाइज कर दिया जाए। तो जब अर्थव्यवस्था में स्थिरीकरण हो जाएगा, एक बेस तैयार हो जाए, तब उस पर कोई दवा देना ज़्यादा सार्थक होता। फिर जब ये स्थिति करने के लिए कुछ संरचनात्मक बदलाव किया गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया गया, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द हुआ: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जो हम लोगों ने कल बात किया था अंतिम, कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव WTO का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, ये ऐसी कुछ संस्थाएं थीं जो उद्योगों को नियंत्रित करती हैं, व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती हैं। इनका भी दबाव था कि भारतवर्ष अपने को खोले, यहाँ पर रोजगार के लिए अलग अलग रास्ते की तलाश करे। तो तलाश तभी संभव थी जब वो तलाश तभी संभव थी कि जब इसके लिए एक उस तरह का प्लेटफॉर्म भारत तैयार करके दे। तो इसके लिए उसने क्या किया कि अर्थव्यवस्था में एक स्टेबलाइजेशन की पोजीशन को ले आया, स्ट्रक्चरल बदलाव किया गया, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो। तो ये स्ट्रक्चर में व्यापक परिवर्तन किया गया। और किसके माध्यम से किया गया? औद्योगिक नगरीक निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। इन चीजों को जो पहले के जो नीति में था कि लाइसेंस लेने की, उसमें इन 3 जो ये प्रक्रियाएं थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन प्रक्रियाओं ने के माध्यम से इसको खोल दिया गया। फिर से जो औद्योगिक कुछ ऐसे नियम थे जो बड़े कठोर थे, उनको समाप्त कर दिया गया, विनियमन कर दिया गया उसका। तो इसके चलते भी भारतवर्ष में उद्योगों के विकास में गति आई। फिर विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी का ट्रांसफर हो, इसके लिए उदार नीति बनाई गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहभागिता विदेशी पूंजी का और इस तकनीक का यहाँ पर उद्योगों में उपयोग हो सके, इसके लिए भी व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। कुछ उद्योग तो ऐसे रहे कि जहाँ पर 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की इजाजत दे दी गई। अब तो स्थिति यहां पर आ गई है कि रक्षा के क्षेत्र में भी 100% विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत दे दी गई है कि कुछ ऐसे उपकरणों के निर्माण में तो बहुत खुलापन हुआ है। विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा को पर ढील दे दी गई, जो इसी के क्रम की एक अगली जो बिंदु है। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते की स्वतः ही अनुमति प्राप्त हो जाए, एक इस चीज को जोड़ा गया। उसका सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कटौती की गई। अब केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही उद्योगों का जीवन रीढ़ नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर और होल्डर्स को यहां पर ले आने का प्रयास हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र रहे। उसके पैरेलल जो उद्यमशीलता है वो विकसित होकर के आए और समाज के लोग उस पर काम करें, ये चीज होकर के आई और उसके लिए उस पर काम किया गया। तो यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका में कटौती का प्रयास किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं,
लेकिन इसके साथ साथ इन सब चीज़ों के लिए आयात लाइसेंस में बहुत शिथिलीकरण किया गया कि आयात के लिए जो है तमाम तरह के उस पर पाबंदियां थीं, उन पाबंदियों को तोड़ा गया। उसके बाद से तर्कपूर्ण शुल्क का ढांचा कई तरह के भारत में कर दिए लगते हैं। सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, कई तमाम तरह के टैक्सेशंस हैं। और धीरे धीरे करते 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 अब तो ये स्थिति अब आ गई कि एक जीएसटी हो गया, एक कर की प्रणाली में पूरा भारतवर्ष अब आ गया है। अब 2 या 3 स्लैब हैं, उन टैक्सेशन के तहत जो है व्यापार को करना अब धीरे धीरे बहुत आसान होता चला जा रहा है। विदेशी मुद्रा विनियमन कानून में भी बदलाव किया गया कि विदेशों से मुद्राओं को हम कैसे ले आ सकें और वो कितना आसानी से आ सके। तो फेरा के नियमों में भी बहुत बदलाव हुआ। वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वही जो जीडीपी के 5.4 तक जो पहुंच गया था घाटा स्थिति, उसको कम किया जाए। तो जितना ही वो कम, अब तो 3.3 और 3.9 के आसपास है, तो उसको कम करने के लिए और आयात और निर्यात के बीच के संतुलन को ठीक किया जाए। भारत में आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है, उस संतुलन को कम किया जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत ले आई गई और लगातार इन 3 दशकों में, वो जो 1991 और 92 में जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, इन 30 वर्षों के अंदर लगातार उसमें बदलाव होता चला जा रहा है। यूपीए की सरकार का 10 वर्ष के कालखंड, फिर ये 6 वर्ष का एनडीए का कालखंड, तो इन 16 वर्षों में भी व्यापार के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में लगातार बदलाव होता चला जा रहा है और इनमें नियमों को शिथिल किया जा रहा है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज मुद्रा योजना के तहत कोई गारंटी नहीं ली जाती ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, कोई खुद रोजगार करे और वो रोजगार के कुछ रोजगार सृजन का भी काम कर दे। ऐसी ऐसी स्थितियां हो रही हैं। तो चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र हो, इन जगहों पर ये बदलाव की स्थिति हम लोगों को देखने को मिली है। तो भारतवर्ष में अब एक यहाँ पर रिमार्क हो कि 1956 से जो औद्योगिक नीति चली वो लगातार समयानुसार भारतीय व्यवस्थाओं को और भारतीय उद्योग परिदृश्य को देखते हुए उसमें लगातार बदलती रही और बदलने का प्रयास भी हुआ। और इस वजह से भारतवर्ष आज उद्योगों का हब बनता चला गया, क्लस्टर्स बन रहे हैं, चाहे मध्यम उद्योग हों, भारी उद्योग हों, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, मॉल्स हों। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके माध्यम से उद्योगों के स्वरूप में व्यापक बदलाव इन नीतियों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से भारत सरकार ने लगातार किया। और आज भारतवर्ष औद्योगिकरण और औद्योगिक इकाइयों के रूप में लगातार विकसित होता चला जा रहा है। अब औद्योगिकरण की अंतिम बिंदु कि औद्योगिकरण के कारण भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कुछ हम बिंदु आपके सामने रख रहे हैं। इसी पर इस आपका विश्लेषण आगे आधारित रहेगा। तो पहला कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में बदलाव, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोगों ने नगरीकरण के संदर्भ में भी कर लिया कि जब नगरों का विकास होगा तो निश्चित रूप से भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा बदलेगी और बदलती रहती है। तो पहली हेडिंग तो ये हुआ। शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अधिक सुधार हुआ है। तो उद्योग और नगरों के विकास के साथ साथ ये सारी चीज़ें अपने आप उससे जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी, तभी ये दोनों चीज़ें एक साथ चल भी पाएंगी। बहुत सारे उद्योगों ने तो अपने यहाँ ही ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के लिए अलग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विकास हो सके।
उसके बाद व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। तो स्वाभाविक है जब ये सारी चीज़ें होंगी तो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से बदलाव होने की स्थिति निश्चित रूप से बनेगी। अब इसके बाद से राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव। तो जब ये उदारीकरण की ये नीति चली तो उस समय भारत राजनीतिक रूप से अनस्टेबल था। कोलिशन गवर्नमेंट के चलते राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और आज उसके बाद तमाम कालखंडों में अच्छे नेतृत्व के कारण ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है। इसके कुछ लाभ भी होते हैं तो उसके फिर से उसके साथ किसी भी प्रक्रिया के दोनों पक्ष जरूर इसमें विद्यमान होगा। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ये होने से इम्बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस हो ही रहा है। अब निजी क्षेत्रों के विकास होने के कारण वही बात जो फिर हम लोगों ने पहले भी की कि उसके चलते एक स्थिति क्या बन के आ रही है कि इम्बैलेंस बनने से आर्थिक और सामाजिक रूप से फिर से वो जो ढांचा है वो बदलता चला जा रहा है। रिसोर्सेज के ऊपर कुछ ही लोगों का अधिकार होता चला जा रहा है। गंदी बस्तियों का निर्माण होने लगता है। पारिवारिक मूल्य और संरचनाओं में भी बदलाव हुआ है। तो ये सब चीज़ें औद्योगिकरण के कारण हुई है। मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ है। आज मनोरंजन के स्रोत और साधन अलग अलग हो गए हैं। मल्टीप्लेक्स का निर्माण हो गया है। उन जगहों पर हम जा कर के वो क्रिएशंस के साधन बदल गए हैं। अब ये सब सारी चीज़ें होंगी, दुर्घटनाएं भी होंगी, बीमारियां भी होंगी, औद्योगिक कचरा और प्रदूषण भी होगा, तो ये भी उसके परिणाम में है। सामुदायिक जीवन में अनिश्चितता आई है, अनस्टेबिलिटी है शहरों में, नगरों में इन व्यवस्थाओं के चलते। अब वो जो अनस्टेबिलिटी होगी तो क्या चीज़ होगी? सामाजिक विघटन भी होगा, व्यक्तिगत विघटन भी होगा, पारिवारिक विघटन भी होगा। ये इसके कुछ बिंदु हैं जो परिचर्चा के केंद्र हैं। अब व्यक्तिगत विघटनों में बाल अपराध बढ़ता है, अपराध की संख्या बढ़ रही है। अब ऐसा नहीं है, भूखमरी भी होगी, भिक्षावृत्ति की समस्या बढ़ती है, वेश्यावृत्ति की समस्या है, तमाम तरह के अनैतिक कार्य भी इस जगहों पर होते हैं। तो प्रिय छात्रों छात्राओं, तो इन 2 कक्षाओं के माध्यम से हमने आपको औद्योगिकरण के विभिन्न बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया है। आप सब, उम्मीद करता हूं कि इन 2 कक्षाओं के माध्यम से आप लोग इस अवधारणा को समझने में सफल हुए होंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं व्हाट्सएप के माध्यम से भी और इस गूगल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होती रहती है। इन 2 कक्षाओं के बाद कुछ जो केंद्रीय बिंदु हैं उसको हमने नोट्स के रूप में बना रखा है, उसे भी जब अपलोड कर दिया जाएगा तो 2 कक्षाओं और इस नोट के माध्यम से भी ये 4थी यूनिट हमारी पूरी होगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।